हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं प्रतिभा कांडल, स्वागत है आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं अभी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती। जैविक खेती किसे कहते हैं? ऐसी खेती जिसमें बिना किसी रसायन का यूज़ करे हुए जो खेती की जाती है उसे जैविक खेती कहते हैं। ये सामान्य परिभाषा है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं बताई है जो हमने हमारी पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था। ठीक है, अब आइए हम आगे की बात करते हैं। जैविक खेती के उद्देश्य। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने जैविक खेती के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जैविक खेती के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो देखते हैं। जीवन धारण करने योग्य कृषि को अपनाना, यानी कि ऐसी जैविक खेती क्या होती है? जीवन धारण करने योग्य कृषि को अपनाना, मतलब जो अच्छी कृषि हो, जो अपना जीवन को धारण कर सके, ऐसी कृषि को हम अपनाएंगे। दूसरा देखिए, जैविक खेती आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली विकसित करती है। ये क्या करती है? ये आत्मनिर्भर बनाती है। आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली है ये, जिसमें इंसान खुद व्यक्ति अपने किसान जो है अपने आप से किसी उसको रसायनों की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी और मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आसपास की जो चीज़ें हैं, जो नेचुरल उसके सोर्सेज है, उनको यूज़ करके वो जो है कृषि प्रणाली विकसित कर सकता है। अगला देखिए, टिकाऊ खेती के तरीकों में विकास करना। टिकाऊ खेती के तरीकों में विकास करना। अब ये टिकाऊ खेती क्या होती है स्टूडेंट्स? टिकाऊ खेती टिकाऊ खेती एक ऐसी खेती होती है जिसके अंतर्गत जो है हमारी जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है उनको किसी प्रकार का कोई ना तो समझौता करना पड़े, लेकिन वर्तमान में जो हमारा चल रहा है उसकी सारी ज़रूरतों का भी पूर्ति हो जाए। यानी कि हम ऐसी खेती करें जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उससे उनको कोई प्रभावित नहीं हो वो, लेकिन अब वर्तमान में जो है हमारी सारी जो ज़रूरतें हैं, वस्त्र, कपड़ा, उद्योग, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं वो भी क्या हो, पूरी हो। ऐसी खेती को हम क्या कहेंगे? टिकाऊ खेती कहेंगे, यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहेंगे। दोबारा समझाती हूँ स्टूडेंट्स, देखिए भविष्य की जो हमारी पीढ़ी है, यानी आने वाली जो पीढ़ी है, उनको किसी प्रकार के दुष्परिणामों का सामना न करना पड़े, और साथ ही साथ जो हमारी वर्तमान में जो हम चल रहे हैं, वर्तमान में भी क्या हो, हमारी जितनी भी ज़रूरत है उनका भी पूरी तरीके से जो है पूर्ति हो सके। ऐसी खेती करना क्या कहलाता है? टिकाऊ खेती कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या है हमारा पॉइंट? टिकाऊ खेती के तरीकों में विकास करना, यानी इसके तरीकों को आगे बढ़ाना। चौथा पॉइंट है हमारा, रसायनों का अवरोध कर पर्यावरण को शुद्ध करना। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि जैविक खेती के अंदर हम क्या करते हैं, हम रसायनों का अवरोध करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा पर्यावरण क्या होगा? शुद्ध होगा। तो रसायनों का अवरोध कर पर्यावरण को शुद्ध करना, ये इसके उद्देश्य हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं जैविक खेती के महत्व के बारे में। किस बारे में करेंगे बात? जैविक खेती के महत्व के बारे में। ये क्या महत्व है इसका, क्या क्या करता है ये? तो पहला इसका पॉइंट है कि वातावरण की शुद्धता, यानी हमारा पर्यावरण, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्या होता है? इससे शुद्ध होता है। ठीक है, अगला है भूमि की उर्वरता शक्ति में वृद्धि, यानी कि बिना रसायनों का यूज करे भी हम भूमि की क्या कर सकते हैं, जो उर्वर क्षमता है उसमें क्या कर सकते हैं? वृद्धि कर सकते हैं। कैसे? उसमें FYM यानी कि गोबर की खाद का यूज करके, उसमें वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट डाल करके, या किसी अन्य माध्यम से जो है हम उसकी जो उर्वरता शक्ति है उसमें क्या कर सकते हैं? बढ़ोतरी कर सकते हैं। पशुधनों में बढ़ोतरी, हमारे जो पशुधन है उसमें भी क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी। चौथा पॉइंट है हमारा मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति। देखिए हमारे जो खाद होती है, जो FYM होती है और वर्मी कंपोस्ट वगैरह, जो हमारी ये जो खाद होती है, इसमें क्या होता है? इसमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है। तो ये क्या करती है, जब हम इनको मृदा में डालेंगे तो सभी प्रकार के पोषक तत्वों की ये क्या करेंगी? पूर्ति करेंगी। ठीक है, अगर हम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम पर्टिकुलर एक ही पोषक तत्वों की पूर्ति या 1 से 2 कर देगा, है ना, तो वो उनकी पोषक तत्वों की पूर्ति करेगा। लेकिन अगर हम खाद का यूज करते हैं तो वो क्या करेगा? वो सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति करेगा, जिससे क्या होगा? मृदा में पोषक तत्वों की क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी, उनकी पूर्ति क्या हो जाएगी? आसानी से हो जाएगी। पांचवा देखिए, जैविक उत्पाद का लाभकारी मूल्य।
ठीक है। जो हमारा जैविक उत्पाद है, जैसे हमारा गोबर हो गया या अन्य कोई चीज़ हो गई, वो क्या होगा, उस उत्पाद का क्या होगा, लाभकारी मूल्य मिल जाएगा, वरना तो वो क्या हो जाएगा, वेस्ट होगा। लेकिन अगर उसको हम यूज़ कर लेंगे तो वो हमारे क्या आ जाएगा, काम आ जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, कृषि उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि, यानी कि जो कृषि से हमको प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है उसमें भी क्या हो जाएगी, उसकी गुणवत्ता में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगला देखिए आप, बाह्य आदानों की लागत में कमी, यानी कि जो बाहर से हम चीज़ें ले रहे हैं किसी प्रकार से, वो क्या हो जाएगी, उनकी लागत में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। नहीं तो आपने देखा होगा जब किसान खेती करता है तो बाहरी जो लागतें हैं, है ना, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, उसको पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन अगर हम उसकी जगह जैविक खेती करते हैं तो जो हमारे बाहर से जो हम चीज़ें हमको लेनी पड़ेगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उससे क्या होगा, बाह्य आदानों की लागत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। देखिए, भारत में जैविक खेती का भविष्य, यानी कि क्या क्या स्कोप है जैविक खेती के, ये हम पढ़ते हैं। आगे देखिए, सबसे पहले भारत में सन 1993 में कृषि मंत्रालय द्वारा गठित तकनीकी समितियों के अनुसार रासायनिक पदार्थों का भारत में सन 1993 में कृषि मंत्रालय द्वारा गठित तकनीकी समितियों के अनुसार रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कम किया जाए, यानी कि प्रयोग जो है इसका नहीं किया जाए। वर्ष 2000 में, यानी कि जो सन 2000 है उसमें क्या हुआ, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसको ध्यान में रखिए कि कब शुरुआत की गई थी, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, 2000 के अंदर हुई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, 1 जुलाई 2001 में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रमाणीकरण के लिए 4 संस्थाएं बनाई गई। देखिए यहाँ तो क्या हुई, शुरुआत हुई। अब 1 जुलाई 2001 में क्या हुआ, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रमाणीकरण, यानी कि उसको प्रमाण पत्र देना, उसको आगे किस तरह से बढ़ाना है, इसके लिए 4 संस्थाएं बनाई गई। कौन कौन सी संस्थाएं, वो पहली है स्पाइस बोर्ड, ठीक है, दूसरी है आपकी टी बोर्ड, तीसरी कौन सी है आपकी स्टूडेंट्स, कॉफी बोर्ड, और चौथी कौन सी है आपकी, एपीडा। इसको क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, हिंदी में बोलेंगे कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए दोबारा 1 जुलाई 2001 में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रमाणीकरण, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनता है उसको प्रमाणीकरण करने के लिए, यानी कि उसको प्रमाणीकरण करने के लिए कितनी संस्थाएं बनाई गई, 4 संस्थाएं बनाई। वो कौन कौन सी है, वो है स्पाइस बोर्ड, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड और एपीडा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गई बात। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, आप इसको नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है ना। एग्रीकल्चर, ये देखिए वर्ष 2004 में राष्ट्रीय वर्ष 2004 में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद यूपी में स्थापित किया गया। तो पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है, यूपी गाजियाबाद में। कब स्थापित हुआ था, वो 2004 के अंदर हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, एक ये भी नोट कर लेना आप, आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं ना उनमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 18 जनवरी 2016 में सिक्किम को देश का प्रथम जैविक राज्य घोषित किया गया। तो देश का प्रथम जैविक राज्य कौन सा है, सिक्किम है। कब उसे घोषित किया गया था, 2016 के अंदर, 18 जनवरी 2016 के अंदर इसको प्रथम जैविक राज्य घोषित किया गया था। जैविक खेती के लिए एक नेटवर्क तैयार किया गया है जिसमें कुछ मुख्य संस्थाओं को जोड़ा गया है। अब जो मैं बता रही हूँ यहाँ से हमेशा आपके 12th बोर्ड के अंदर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, या फिर आपके प्रतियोगी परीक्षा में भी क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे, तो इसको ध्यान से देखना आप। सबसे पहले जैविक खेती के लिए एक नेटवर्क तैयार किया गया है जिसमें कुछ मुख्य संस्थाओं को, यानी कि जो मुख्य संस्थाएं उनके बारे में हम पढ़ेंगे।
पहली कौन सी है? PKVY, इसको क्या बोलेंगे? परंपरागत कृषि विकास योजना। बहुत बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसका पूरा नाम क्या है? PKVY का पूरा नाम क्या होगा? परंपरागत कृषि विकास योजना। इसको ध्यान रख लेना, याद कर लेना, आया हुआ क्वेश्चन ही है 12th बोर्ड के अंदर, पहले ही बता दूं मैं आपको। दूसरा देखो RKVY, इस पे से भी क्वेश्चन बनता है। RKVY का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। क्या है इसका पूरा नाम? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए आपका जो तीसरा है MIDH, इसका पूरा नाम क्या है? मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर। क्या है इसका पूरा नाम? मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? एकीकृत कृषि बागवानी योजना। ठीक है, आगे अगला है आपका NMSA, इसको बोलेंगे नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। दोबारा देखिए NMSA, नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसका नाम होगा हिंदी में राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन। ठीक है, अगला है आपका NMOOP, नेशनल मिशन ऑफ ऑयल सीड एंड ऑयल पाम, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन। तो इनके जो है पूरा नाम जो है, इनका फुल फॉर्म आपको याद करनी है। इस पर से 12th बोर्ड में जो है पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, दोबारा भी आ सकता है, तो इन नामों को अच्छे से पढ़ लेना आप। अब आगे देखते हैं, देखिए जैविक खेती की संभावनाएं। आगे जो है जैविक खेती की क्या क्या संभावनाएं वो देखते हैं हम। पहला, संसाधनों की उपलब्धता। ठीक है स्टूडेंट, संसाधनों की उपलब्धता, विविध जलवायु, प्राकृतिक संपदा, उपभोक्ता, बाजार, समृद्ध पशुधन व रासायनिक उर्वरकों के प्रति इकाई क्षेत्रफल में कम खपत। यहाँ पे क्या हो रही है? खपत क्या हो रही है आपकी? कम हो रही है, के कारण देश में जैविक खेती के प्रति प्रचुर संभावना है, क्योंकि इससे क्या होता है? खपत कम होती है, इसलिए इसकी जो संभावना है ना आगे वो क्या है? अधिक बढ़ जाएगी। दोबारा देखिए, विविध जलवायु, प्राकृतिक संपदा, उपभोक्ता, बाजार, समृद्ध पशुधन व रासायनिक उर्वरकों के प्रति इकाई क्षेत्रफल में कम खपत। ठीक है, कम खपत के कारण जो है आपका इसकी संभावना क्या बढ़ जाएगी? अधिक बढ़ जाएगी। अगला देखिए, कार्बनिक अवशिष्टों की उपलब्धता। जो आपका कार्बनिक अवशिष्ट होते हैं उनकी क्या है? उपलब्धता है। देखिए भारत में काफ़ी मात्रा में प्रतिवर्ष कार्बनिक अवशिष्ट का उत्पादन होता है। जैसे कौन कौन से? गोबर हो गया, फसल अवशेष हो गया, कूड़ा करकट हो गया, या दलहन फसलें हो गई आपकी। उचित उपयोग कर जैविक माध्यम से फसलों की पोषक तत्वों की मांग पूरी की जा सकती है। यानी कि इन सब चीज़ों का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? हम फसल की मांग को पूरा कर सकते हैं। उसके जो पोषक तत्वों की मांग है उसको हम क्या कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गई कार्बनिक अवशिष्टों की उपलब्धता। अगला पॉइंट हमारा निर्यात की संभावना। क्या पॉइंट है हमारा? निर्यात की संभावना। देखिए भारत में विविध जलवायु के कारण गुणवत्ता युक्त फसलें जैसे मसाले, औषधीय एवं सुगंधी फसलें भारत में विविध जलवायु के कारण गुणवत्ता युक्त फसलें जैसे मसाले, औषधीय एवं सुगंधी फसलें, बासमती व अन्य चावल, फल, सब्जियां, कपास आदि की जैविक खेती करके उनको निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। देखिए आप जानते हैं हमारे देश क्या है? यहाँ पर विभिन्न प्रकार की या विविध प्रकार की क्या है? जलवायु स्थित है। अगर अलग अलग प्रकार की जलवायु है तो हम उसमें जो है अलग अलग प्रकार की फसलें भी ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए हमारा क्या है? अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट यूज़ करके हम उसको क्या कर सकते हैं? बाहर विदेशों के अंदर उसको बेच सकते हैं, जिससे हमको क्या होगा? हमको जो है हमको विदेशी जो मुद्रा है वो प्राप्त होगी। उससे हमारा जो है भविष्य क्या होगा? सुधरेगा, या हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो भी सुधरेगी और देश की जो इकोनॉमी है उसमें भी क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। तो ये जो है संभावनाएं। ठीक है स्टूडेंट, आगे क्या चैप्टर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।